योजना का नाम क्या है? एमएलए लेड। कुछ भी नहीं है एमएलए लेड। जिस तरह से एमपी लेड था उसी का सेम रूप क्या है? एमएलए लेड। एमपी लेड में एक एमएलए को अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करने के लिए कितना पैसा मिलता था? 5 करोड़ मिलता था। मैंने आपको बोला था अगर कोई लोकसभा का सांसद है तो वह कहां पर पैसा खर्च करेगा? अपने क्षेत्रों में। राज्यसभा का है तो संपूर्ण राज्य में, ठीक है। और राज्यसभा का मनोनीत है तो संपूर्ण भारत में कहीं पर भी कर सकता है। बात समझ में आ गई थी यहाँ तक? कोई यहाँ तक कोई समस्या थी तो बताओ। नहीं है? चलो, एमएलए लेड है ना, ये भी एमपी लेड के साथ ही शुरू हुई थी 1993 में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि राजस्थान के जितने विधायक हैं उन सभी विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए पैसा दिया जाता है। पैसा कितना मिलेगा? प्रतिवर्ष 5 करोड़, प्रतिवर्ष बोल रहा हूँ, है ना, प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये योजना कहलाती है आपके एमएलए लेड। लिखो इसमें। राजस्थान के प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए 5 करोड़ प्रतिवर्ष आवंटित किए जाते हैं। विधायक विकास कार्यों की अनुशंसा किससे करेगा? विधायक विकास कार्यों की अनुशंसा किससे करेगा? एसडीएम से, जिला कलेक्टर से ही करेगा। किससे करेगा? जिला कलेक्टर से। जिला कलेक्टर से करता है। योजना कौन सी है? एमएलए लेड। समझ में आ गई? कोई समस्या हो तो बताओ यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं? आगे योजना की बात करूं। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आएगी। उस योजना का नाम है नरेगा। क्या नाम है? नरेगा। पहले नरेगा था, उसके बाद में जची नहीं नाम नरेगा, तो अपन ने आगे म जोड़ दिया, नाम क्या पड़ा? मनरेगा। ठीक है, चलो अगली हेडिंग डालो, मनरेगा। लिखना है क्या? चले आगे। अगली हेडिंग डालिए, मनरेगा। मनरेगा, इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी? एम से
महात्मा गांधी, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। इंग्लिश में लिखनी है क्या? लिखने की आवश्यकता है? लिखूं? ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। आप लोगों ने संविधान पढ़ा है क्या? हाँ, संविधान पढ़ा होगा तो आप लोगों ने एक्ट के बारे में पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या एक्ट के बारे में? तो ध्यान से सुनो, एक्ट कैसे बनता है कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल, मैं भारत सरकार का रोजगार मंत्री हूँ। कौन सा मंत्री? रोजगार। मुझे नरेगा अधिनियम लाना था, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले लोकसभा में एक ड्राफ्ट पेश किया। क्या पेश किया? ड्राफ्ट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बिल या ड्राफ्ट, ठीक है। उसको मैंने पेश किया, लोकसभा से पारित हो गया। फिर लोकसभा से ये किस में जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में भी क्या हो गया? पारित हो गया। फिर ये किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करता है तब वह बिल क्या बनता है? अधिनियम। आप अगर किसी भी नाम के पीछे आप अगर ये देखो एक्ट, क्या देखो? एक्ट, या फिर क्या देखो? अधिनियम, तो समझ जाना ये किसके द्वारा पारित है? नहीं, संसद के द्वारा पारित है। किसके द्वारा? संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। बात समझ में आ गई? अगर आपको ये पूछे कि संसद का कौन सा सदन जिसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता? राज्यसभा, क्योंकि वह हमेशा एक स्थायी सदन होता है। और उस राज्यसभा का जो सभापति होता है वह सदैव भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार पेपर में पूछ जाती है। ये आपके पॉलिटी का बेस बनाती है, आधार बनाती है, ठीक है। चलो, अब ये अधिनियम था, ये मनरेगा। क्या होता है कि अपन को आवश्यकता पड़ी कि ऐसे लोग भी हैं हमारे भारत में जो कोई काम नहीं करते, तो उनको काम देना किसका दायित्व है? सरकार का। तो सरकार ने बोला हम लोग 365 दिन में से कितने दिन? 100 दिन, 100 दिन का रोजगार इस योजना के तहत गांवों के लोगों को देंगे। किसको देंगे? गांवों के लोगों को, ठीक है। मैं गांव का व्यक्ति हूँ, ठीक है। मैं रहने वाला हूँ बैतू का, ठीक है। मैं रहने वाला हूँ बैतू, ये मेरा दोस्त है, ये रहने वाला है चौटन का, ठीक है। हम दोनों आपस में साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये चौटन का ये नरेगा में काम करता था, ठीक है। मेरे पास कोई काम धंधा था नहीं, इसने मुझे बोला आजा मोहित चौटन आजा, अपन क्या करते हैं? नरेगा के अंदर रोजगार प्राप्त करते हैं। मैं जा सकता हूं क्या? नहीं। ध्यान रखना, जो जिस ग्राम पंचायत का सदस्य होगा या ग्राम पंचायत का निवासी होगा वह उसी ग्राम पंचायत के अंदर नरेगा के तहत कार्य प्राप्त करेगा। ये चौटन का है तो इसको काम का मिलेगा चौटन में। मैं बैतू का हूं तो मुझे काम का मिलेगा बैतू में। जिस ग्राम पंचायत के निवासी होते हैं उसी ग्राम पंचायत के अंदर आपको किसके तहत? नरेगा के तहत काम दिया जाता है, ठीक है। चलो, अब मैं उसके पास, मैं बैतू गया, मुझे नरेगा के तहत काम करना था, तो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये होता है कि मैं एक एप्लीकेशन लिखूंगा और उस एप्लीकेशन को मैं जो ग्राम सभा है उस ग्राम सभा के सामने दूंगा कि साहब मुझे नरेगा के तहत काम देना है। ये ग्राम सभा का दायित्व है कि मुझे 15 दिन के अंदर अंदर क्या दे? रोजगार दे। कितने दिन के अंदर? 15। जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दी उस एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर मुझे रोजगार देना आवश्यक है। अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दिया तो मेरे को देना पड़ेगा बेरोजगारी भत्ता। ये बात ध्यान रखना, 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार देना आवश्यक है। अब 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दिया तो मुझे क्या देना पड़ेगा? बेरोजगारी भत्ता। चलो ठीक है, 15 दिन के अंदर मुझे रोजगार दे दिया। अब मैं रहने वाला था बैतू का, ठीक है। मुझे मजदूरी मिलती है लगभग 238-240 रुपए, ठीक है। अब मुझे काम दे दिया बैतू से लगभग 25 किलोमीटर दूर। कितना? 25। अब 25 किलोमीटर में पैदल चला जाऊंगा? नहीं, मुझे क्या करनी पड़ेगी? या तो बस में जाऊंगा या कोई अन्य वाहन लूंगा।
पैसा मिलता था 238 रुपये, 50 रुपये जाने का दे दिया, 50 रुपये आने का दे दिया, पीछे कितने रहे 138। ध्यान रखना, अगर आप लोग नरेगा के तहत कार्य करोगे तो जहां आपका निवास है उसे 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आपको रोजगार देना आवश्यक है। कितनी परिधि? 5 किलोमीटर। जहां आप रहते हो उसे 5 किलोमीटर की दूरी तक आपको काम दिया जाएगा। अगर आपको 5 किलोमीटर की दूरी से बाहर काम दिया जाता है तो आपको आपकी मजदूरी का 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कितना? 10%। 10% आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जब आपको काम 5 किलोमीटर के बाहर दिया। बात समझ में आ गई? काम कितने दिन मिलेगा? काम मिलेगा 100 दिन, लेकिन राजस्थान में मिलेगा 125 दिन। कितने दिन? 125 दिन। अगर आप सहरिया हो, अगर आप खेरुआ हो और अगर आप कथोड़ी हो, इन 3 जनजाति के निवासी हो, तो आपको काम कितने दिन मिलेगा? 200 दिन। कितने दिन मिलेगा? 200 दिन। ठीक है। अब देखो, अगर मैं नरेगा के तहत काम करूंगा, ध्यान से सुनना बातें, एक एक बात आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर मैं नरेगा के तहत काम करूंगा तो देखो, मुझे काम दे दिया, नाली बनाने का काम दिया। क्या बनाने का? नाली। ठीक है। अब अगर नाली बनाने का काम दिया तो जो पैसा लगेगा, एक तो मेरे को मजदूरी देनी है, दूसरा सामग्री भी तो देनी है। नाली बनानी है तो सीमेंट चाहिएगा, पत्थर चाहिएगा। तो ध्यान से सुनना, अगर केंद्र सरकार 100 रुपए देती है, मतलब अगर अपन का बजट इस योजना के तहत कितना है? 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। तो ध्यान से सुनना, इस 100 रुपए का मजदूरी और सामग्री में कितना वितरण होगा? 100 रुपए में से मजदूरी में जाएगा कितना रुपया? 60 रुपया। कितना जाएगा? 60। और सामग्री पर कितना जाएगा? 40 रुपया। कितने जाएगा? 40 रुपए। बात समझ में आई? 60 मजदूरी पर क्यों दिया अपन ने? मजदूरी पर 60 क्यों दिया? 40 क्यों नहीं दिया? मजदूरी पर 60 इसलिए दिया क्योंकि अपन का उद्देश्य क्या है? सामान को खरीदना कि लोगों को रोजगार देना? अपन का उद्देश्य क्या है? सामान खरीदना या लोगों को रोजगार देना? लोगों को रोजगार देना। इस वजह से अपन ने ये जो 100 रुपए थे उसमें से 60 रुपए किसके रखे? मजदूरी के। बात समझ में आई? अब केंद्र सरकार क्या बोलती है? केंद्र सरकार बोलती है कि इस 60 का, ये जो 60 रुपए है ना, इसका 100% मैं दूंगी। कितना? 100%। कौन देगी? केंद्र सरकार। एक सवाल पूछूंगा गणित का, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। केंद्र सरकार ने बोला कि इस 60 का 100% कौन देगी? केंद्र सरकार। और साथ में ये बोला जो ये सामग्री लग रही है ना 40 रुपए की, इसका 75% कौन देगी? केंद्र सरकार। सुनो सुनो ध्यान से, टोटल कितना? 100 रुपए। इस 100 का मजदूरी कितनी? 60 रुपए। और सामग्री कितनी? 40 रुपए। तो 60 का 100% कौन देगी? केंद्र सरकार। और इस सामग्री का 75% कौन देगी? केंद्र सरकार। पीछे कितना रह गया? 25%। 25% कौन देगी? राज्य सरकार देगी। बात समझ में आई यहां तक? देखो, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए खर्च करने हैं आपको, 100 रुपए में से आपको 60 रुपए मजदूरी पर खर्च करने, 40 रुपए सामग्री पर खर्च करने। जो 60 रुपए खर्च करने हैं ना मजदूरी पर, उसका पूरा का पूरा पैसा कहां से आ रहा है? केंद्र सरकार से आ रहा है। और जो सामग्री पर आपको कितने 40% खर्च करना है, उसका 75% कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। और 25% कौन दे रहा है? मेरा सवाल यह है कि नरेगा के तहत केंद्र और राज्य के मध्य व्यय का अनुपात कितना होगा? बताओ। केंद्र और राज्य के मध्य व्यय का अनुपात कितना होगा, ये मुझे बताइए। टोटल निकाल के बताना है। बताओ और बताओ। एक अनुपात 4। एक किसका? एक किसका? राज्य सरकार का। 4 किसका? आप बताओ। 9:1 बताओ कैसे आया? 9 आया कैसे? 1:4 नहीं होगा।
1:9 होगा। कितना होगा? 1:9। देखो ये 60 का तो 100% दे रही है, तो मतलब 60 तो सीधा आ गया, प्लस इस 40 का कितना दे रही है? 75। तो ये 40 75 मतलब 3/75 मतलब क्या? 3/4। तो ये कितना हो गया? 90। 90 कौन दे रही है? केंद्र सरकार। अगर 90 केंद्र सरकार दे रही है तो पीछे वाला कितना? 10। ये कौन देगी? राज्य सरकार। ये सवाल आता पेपर में कि नरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य व्यय का अनुपात है। ऑप्शन पहला देगा 60:40, फिर देगा 75:25, फिर देगा 80:20 और चौथा देगा 90:10। आधे से ज्यादा विद्यार्थी क्या करेंगे? 60:40। लेकिन आंसर क्या होगा? 90:10। समझ में आया 90:10 कैसा आया या नहीं? आप में सभी भी कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको समझ में नहीं आया ये कैसा है? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं, सबको समझ में आ गया? क्लियर? पीछे कॉर्नर में आपको समझ में आया? कॉर्नर में, सबसे कॉर्नर। हाँ, नहीं आया तो अच्छा। और किसको नहीं आया? और किसको नहीं आया? लड़कियों में सबको आ गया? आपको आया? आपको आया? सुनिए, टोटल व्यय कितना करना है? कुल व्यय है 100 रुपए। सरकार ने एक नियम बनाया, इस 100 में से सामग्री पर व्यय करना है और आपको किस पे व्यय करना है? मजदूरी पर। जो सामग्री पर व्यय करना है वह 100 रुपए में से कितने देने हैं? 40 रुपए। और मजदूरी पर देने हैं 60 रुपए। केंद्र सरकार ने ये बोला कि ये 60 के 60 रुपए कौन देगी? मैं दूंगी। मतलब 100% कौन दे रही है? केंद्र सरकार। ठीक है। और ये 40% है, इसमें से बोला था कि मैं 75% दूंगी। कितना दूंगी? 75%। ये देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और ये देगी स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब अगर आपको परसेंटेज पूछे कि केंद्र कितना देगी और राज्य कितना देगी, तो सबसे पहले तो देखो 60 रुपए का तो 100% दे रही है, तो ये 100% हो गया। प्लस जो 40 है, इस 40 का 75% दे दी। ये तो किसका है? सेंट्रल का। और स्टेट का पूछे तो ये 40 का कितना दे रही है? 25%। ये 25%। आप कैलकुलेट करो, 60 का 100% 60 हो गया, प्लस 40 का 75% कितना हुआ? 40 × 3/4 कितना हो गया? 30। तो ये हो गया 60 और 30 90। आप इसको कैलकुलेट करोगे 40 × 1/4 कितना आया? 10। तो अनुपात कितना बन गया? 90:10। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि केंद्र और राज्य के मध्य व्यय का अनुपात कितना है? 90:10। समझ में आ गई बात या नहीं आई? लिखो फटाफट नरेगा। लिखो। ये अधिनियम कब का है? अधिनियम कब का है? 2005। लागू कब हुआ? लागू हुआ 2 फरवरी 2006। इस तारीख को ध्यान रखना। लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006। इस वजह से 2 फरवरी को अपन एक दिवस बनाते हैं। कौन सा? नरेगा दिवस। कौन सा? नरेगा दिवस। ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 फरवरी कौन सा दिवस हो गया? नरेगा दिवस। 2 फरवरी को एक दिवस और होता है, आर्द्र भूमि दिवस। कौन बोला? बहुत बढ़िया, खड़े हो। बताओ क्यों बनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस? आर्द्र भूमि दिवस बनाते क्यों है, मेरे को ये बताओ। हाँ, आपको इतना कैसे पता आर्द्र भूमि दिवस बनाते हैं? कहाँ पढ़ा? हाँ, कौन सी किताब में? एकदम सही बोला है, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा रामसर साइट का, सुना है? रामसर साइट। रामसर साइट क्या होती है? आर्द्र भूमि होती है।
उसके संरक्षण के लिए अपन ने एक समझौता किया था 2 फरवरी 1971 को। कब? 2 फरवरी 1971। तो इस वजह से अपन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। ये भी कब होता है? 2 फरवरी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये दोनों दिवस ध्यान रखना कब होते हैं? 2 फरवरी को होते हैं। चलिए, 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ। राजस्थान में सबसे पहले कहां लागू किया गया है? राजस्थान में नरेगा सबसे पहले कहां लागू हुआ? राजस्थान में मनरेगा, हाँ, उदयपुर, उदयपुर जिले की माकड़ा देव ग्राम पंचायत में लागू की गई। माकड़ा देव ग्राम पंचायत में लागू किया गया। राजस्थान में मनरेगा उदयपुर जिले की माकड़ा देव ग्राम पंचायत में लागू किया गया। ठीक है। आप लोगों ने भूगोल में रामसर पढ़ा? कुछ रामसर पढ़ा है? राजस्थान में रामसर साइट कितनी बताइए? 2। कौन कौन सी? और सांबर। राजस्थान में 2 है, केवलादेव और सांबर। ठीक है। अपन के भारत की बात करूंगा तो आज की तारीख में जो रामसर साइट है वो है 85। कितनी है? 85 भारत में। राजस्थान में 2 है। ठीक है। तो वो रामसर कन्वेंशन, रामसर समझौता हुआ था 2 फरवरी को। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। जैसे आप लोगों ने सुना ना क्योटो प्रोटोकॉल, सुना है? क्योटो है ना, क्योटो प्रोटोकॉल होते हैं, उसी तरह से एक समझौता है, वह है रामसर। रामसर कहाँ है? रामसर ईरान में है। बाड़मेर में है अपने। बाड़मेर में तो ये ईरान में भी है। ये समझौता कहाँ हुआ था? ईरान के रामसर में। बाड़मेर के रामसर में नहीं। कहाँ? ईरान के रामसर में। ठीक है, ये सही बोला। छोरा पढ़ा लिखा है, बहुत होशियार है। क्या नाम है? दिनेश कुमार। कहाँ के हो? सांचौर। तो नौकरी पक्की है। चलो आगे बात करो। लिखिए अगली पॉइंट, लिखिए। लिख दिया ना सबने? लिखो। नरेगा में नरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार को 100 दिन का नरेगा कर लो, मनरेगा कर लो। ये लो मनरेगा कर लेता हूं। 100 दिन का अकुशल कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। अकुशल कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। कितने दिन का है? 100 दिन का। परिवार का मैंने लिखा ना, एक परिवार को 100 दिन का। हाँ, एक परिवार में एक जना ही जा सकता है। 10 टिक जाऊं ना। एक परिवार को कितने दिन का है? 100 दिन का। ठीक है। राजस्थान बजट 2022-23 की घोषणा में राजस्थान बजट
22-23, मैडम आप बताइए 22-23 का मतलब क्या है? 22 खत्म होने वाले थे, सुनो तारीख बताओ आप मुझे। एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये मतलब होता 22 खत्म होने 23 शुरू होना। बजट घोषणा में 100 दिन, राजस्थान बजट 2022-23 की घोषणा में 100 दिन के मनरेगा रोजगार को बढ़ाकर 100 दिन के मनरेगा रोजगार को बढ़ाकर कितना कर दिया? 125 दिन कर दिया, 125 दिन कर दिया। राजस्थान में कितनी जनजातियां हैं जिसको 200 दिन का रोजगार मिलता है? 3। कौन कौन सी? लिखो। राजस्थान की सहरिया, कथोड़ी और खेरुआ। जनजाति को 200 दिवस का रोजगार मनरेगा के तहत उपलब्ध करवाया जाता है। अगला पॉइंट, ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता मनरेगा योजना के तहत पात्र हैं। लाभान्वितों में से 1/3 सदस्य कौन होगी? 1/3 सदस्य मतलब अगर 90 को रोजगार दे रहे हो तो 30 कौन होनी चाहिए? महिला। लिखो। समझ में आ रहा है? अब आया समझ में कुछ?
आया या आ गया? आ रहा है ना? नहीं, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। आपको आया समझ में? पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप पहली बार आए हो? कल थे क्लास में? परसों? आप में से अगर किसी को भी समझ में नहीं आए ना तो हाथ खड़ा कर देना, मैं वापस समझा दूंगा, ठीक है? ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हर साल आपको यही पढ़नी है। एक बार पढ़ लो, माथा फोड़ी खत्म। नरेगा, अब मुझे बताओ कि नरेगा शुरू हुआ 2006 से। 2006 से 2006 में जिसने आरएस का पेपर दिया उसने भी यही पढ़ा 2006 में। आप लोग इस साल अगले साल पेपर दोगे तो भी आप लोग क्या पढ़ोगे? 2006। एक बार मेहनत करनी है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कितनी बार मेहनत करनी है? एक बार। अगर मुझे बताओ कि अगर महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था तो उस समय भी उदय सिंह था, आज भी थे। 10 साल पीछे पढ़ो तो ही नाम एक बार उदय सिंह याद तो करना पड़ेगा, चाहे कल करो के आज करो। तो समय लेट क्यों कर रहे हो? इतिहास पढ़ी रखी साइड में, भूगोल पढ़ी रखी। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना? तब भी 22 भाग थे, आज भी 22 भाग है। उसमें भी 395 अनुच्छेद थे, आज भी 395 अनुच्छेद है। उस समय 8 अनुसूचियां थी, आज 12 अनुसूचियां हैं। फर्क कितने का पड़ा? 4 का। 4 तो नहीं ऐड करनी है, 8 तो पढ़ रखी है। संविधान पढ़ो और रखो। हाँ, कला संस्कृति उस समय गोगा जी, बाबू जी, नड़बू जी हैंग आ गई था, आज भी। तो फिर चेंज जो हो रहा है ना, बस उस पर फोकस करो, और जो चीज फिक्स है ना उसको दिमाग में एक बार ऐसा सेट करो कि वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, तब तो आएगा पढ़ने में मजा। तो फाउंडेशन बैच क्यों शुरू करते हैं? फाउंडेशन बैच शुरू करने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चा एक साल के अंदर है ना इतनी चीजों को नहीं पढ़ पाता। आज सोचो, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, विज्ञान, गणित, इंग्लिश एक साल के अंदर पढ़ पाओगे ना? संभव ही नहीं है। तो क्या करें? तो भाई पढ़ो 2-3 साल के अंदर, जब तक आप परिपक्व होंगे ना आरएस के लिए। अब ग्रेजुएशन समाप्त हुई और मुझे अब आरएस प्री देना है, तो मैं इतना प्रिपेयर हूं कि हाँ दे सकता हूं। कम समय के अंदर बहुत अच्छी नौकरी लगती है। वरना बच्चे क्या करते हैं? मैंने क्या किया, 12वीं खत्म की, स्नातक पूरी की, स्नातक तो की मुझे, स्नातक करने के बाद 1 साल देखे कोई काम धंधा मिल जाए, नौकरी मिल जाए छोटी मोटी, फिर सोचे कि कुछ ना कुछ करते हैं, समय निकल गया, फिर 2-3 साल तो तैयारी करने में लगता है, तब जाकर कुछ ना कुछ छोटी मोटी नौकरी पकड़ पाते हैं। वरना आप लोग इस लेवल पर आ जाओगे कि आप छोटी मोटी क्या, आप अच्छी सी नौकरी पकड़ लोगे जस्ट स्नातक पूरी होते ही। इस वजह से ये सब चीजें करवाई जा रही है। समझ में आ रही है बात? तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, जितना हो सके उनको रिवीजन कीजिए। आगे चलो, चलो लिखो। आवेदक द्वारा आवेदन करने के आवेदक द्वारा आवेदन करने के कितने दिन के भीतर रोजगार देना है? 15। आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार देना आवश्यक है। अगर नहीं दिया तो अन्यथा
बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है। काम कहाँ देना है आपको? उसके निवास की कितने किलोमीटर की परिधि के अंदर? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो लिखो आवेदक को निवास स्थान की 5 किलोमीटर की परिधि 5 किलोमीटर की परिधि में रोजगार देना आवश्यक है। 5 किलोमीटर की परिधि में रोजगार देना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है, कैसा नहीं होता है? ऐसा नहीं रिपोर्ट, हाँ 5 किलोमीटर के अंदर नहीं मिला तो यदि ऐसा नहीं होता है तो मजदूरी का 10% अतिरिक्त दिया जाएगा। कितना? 10% अतिरिक्त दिया जाएगा। तो मजदूरी का 10% अतिरिक्त दिया जाएगा। मनरेगा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किसके द्वारा होता है? ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। मनरेगा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? ग्राम सभा द्वारा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य व्यय का अनुपात, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कितना है? 90:10। 90:10। ये 90:10 आया कैसे? मैं समझा रहा हूं, लिख रहा हूं नीचे, आप लोगों को लिखना है। सामग्री पर कितना खर्च करना है? 40। मजदूरी पर खर्च करना है, मजदूरी पर खर्च करना है 60। ये जो 40 है, सॉरी मजदूरी का 100% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। और इसका 70 के 75, और बाकी वाला
राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं आई? ये पूरा का पूरा नरेगा है, ध्यान से सुन लेना, एक एक चीज लिखी है मैंने और वो आपकी कॉपी के अंदर होनी चाहिए। दो क्या हुआ? ये आगे भी जारी होगी। एक सवाल आया है कि राजस्थान बजट 2022-23 की घोषणा में 100 दिन के मनरेगा रोजगार से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। सही बात है, कर दिया ना, मैंने बताया। ये घोषणा बजट 2022-23 के लिए ही थी या आगे भी जारी रहेगी? आगे भी जारी रहेगी जब तक सरकार इसको बंद नहीं कर देती। बात समझ में आई? अभी भी कितने दिन है? कितने दिन है? 125 दिन। और कोई सवाल हो तो पूछो, सवाल पूछा करो, लेकिन सवाल सही ढंग के होने चाहिए। ये सवाल सही था, है ना? व्यवहारिक सवाल हो ना तो उसको सॉल्व कराने में भी और ज्ञान में वर्धन भी होती है। हम थे पूछो कि सर पैसे खा गए तो हम, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम्हारी बात। चले आगे। देखो मैंने कहीं कुछ लिखा है, आप पढ़ो ध्यान से। हाँ, ग्राम सभा, ग्राम सभा का मुखिया कौन होगा? ग्राम सेवक, मैडम सरपंच होगा। हाँ, ग्राम सेवक नहीं होगा। और ग्राम सेवक को ग्राम सेवक बोल मत देना, वो अब कौन है? हाँ, वीडियो है, ग्राम विकास अधिकारी है। ध्यान रखना। हाँ, वो कहीं ना कहीं कमी निकाल देगा, ग्राम सेवक बोल दिया तो। वो ग्राम विकास अधिकारी है। ठीक है, चले आगे। एक आपने नाम सुना होगा, बीडीयू, बीडीयू, बीडीयू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हाँ, आरएस लेवल का होता है। और एक सुना होगा सीईओ, सीईओ सुना है? सीईओ, हाँ, गाड़ी के आगे तो नहीं। सीईओ होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, है ना? वो जिला परिषद बैठता है, सीनियर आरएस होता है। जब आप लोग देखो, आप लोगों का प्रॉपर आरएस बनते हो ना, एसडीएम, प्रॉपर एसडीएम बनोगे, जिंदगी भर एसडीएम थोड़ी रहोगे, प्रमोट होंगे ना। आपने 9-10 साल सर्विस की, फिर आप लोग सीनियर आरएस में जाओगे। सीनियर आरएस में आप लोग बनोगे एडीएम। एडीएम का मतलब होता है अतिरिक्त जिला कलेक्टर। क्या बनते हो? अतिरिक्त जिला कलेक्टर। ठीक है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर से फिर थोड़ा सा अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको बनाएंगे सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद। वो गांवों का विकास करेगा तो उसका पूरा का पूरा काम देंगे। फिर थोड़े से प्रमोट होंगे तो आप लोग जाओगे डिवीजन लेवल पर और आप लोग बनोगे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त। नाम सुना? संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर। वो संभागीय आयुक्त होता है आईएएस, लेकिन डिप्टी होता है ना, वो होता है आरएस। आप फिर वो बनोगे। फिर कोई डिपार्टमेंट जाना चाहो तो शासन सचिवालय चले जाओगे, वहाँ पर कोई विभाग मिलेगा आपको, उस विभाग में काम करना पड़ेगा। अगर आपने लगातार 25-26 साल तक आरएस की सेवा की है तो फिर 27-28 साल में आप लोगों को आईएएस में प्रमोट कर देंगे। आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आप आरएस से किस पे चले जाओगे? आईएएस। और ये तब संभव है जब आप लोग 25 साल तक की नौकरी, 25 साल तक की उम्र में आप लोग आरएस बन जाओ, तब आप लोग फिर आईएएस से प्रमोट होते हो और फिर आप आईएएस की नौकरी शुरू करते हो। ठीक है, इस तरह से ये पूरी की पूरी जीवन रेखा होती है जो आरएस की होती है। चलें आगे। चलो, अगली योजना लिखना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना।
अब देखिए नाम से क्या पता चला, सांसद मतलब कौन, एमपी, है ना। आप ये बताओ कि लोकसभा में सीटें कितनी है, लोकसभा में सांसदों की सीटें 545 के आसपास, पहले 2 मनोनीत होते थे, अब 43 हो गई, ठीक है। और राज्यसभा में मैं मोटा मोटा मान लूँ 550 और 200, ठीक है, लगभग 700 750 होते हैं कि नहीं होते। अब एक बात बताओ कि 750 सांसद अपन की भारत के अंदर, और अगर ऐसा हो जाए कि एक सांसद एक गांव को गोद ले और उस गांव का विकास करे और उस गांव को क्या बनाए, आदर्श गांव, बात समझ में आई? एक सांसद एक गांव को गोद ले और उसका विकास करे। अब पैसा कहां से आएगा, पैसा याद करो एमपी लैड, एमपी लैड में मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको साल के कितने मिलते, 5 करोड़। तो ये उन पैसों से अगर इनका विकास करे तो आप सोचो कि एक साल के अंदर कितने गांव आबाद होंगे, 750, 750 छोड़ो, मैं मानता हूँ 700, तो आने वाले 5 साल तक कितने गांव आबाद होंगे, 3500, कितने, 3500। इतने गांव है ना, राजस्थान सरकार या भारत सरकार अकेले अपने स्तर पर नहीं कर सकती। इन्होंने इस वजह से एक योजना की शुरुआत की, उस योजना का क्या नाम था, सांसद आदर्श ग्राम योजना। बोला कि सांसदों आप अपने स्तर पर एक गांव को गोद लो और उसका क्या करो, विकास करो, ठीक है। योजना का नाम क्या है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। समझ में आ गई, लिखो लिखो। शुरुआत, दो 2014। दूसरा पॉइंट, सांसदों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष एक गांव का चयन कर उसे कौन से गांव में, आदर्श गांव में, उसे आदर्श गांव में तब्दील करने के लिए इस योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत की। इतनी सी बात आपको उसमें ध्यान रखनी है। प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेगा और उसका क्या करेगा, विकास करेगा। नाम क्या है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। चलो, अब जब सांसदों ने इस योजना को शुरू किया तब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सोचा कि यार आप ये सोचो कि 700 सांसद अगर गांवों का विकास कर सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास भी तो 200 विधायक है, हमारे पास भी तो कितने विधायक है, 200। तो ये 200 विधायक भी अगर एक एक गांव को गोद ले तो आप सोचो कि राजस्थान के अंदर एक साथ 200 गांवों का विकास होगा कि नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे राजस्थान में अगर सांसद की बात करूं, राजस्थान में सांसद कितने हैं, 35, 25 + 10 टोटल कितने, 35। तो एक साल में कितने गांवों का विकास होगा, 35 राजस्थान में। लेकिन राजस्थान के अंदर विधायक कितने हैं, 200। तो अगर एक विधायक एक गांव को गोद लेगा तो राजस्थान में एक साल के अंदर कितने गांवों का विकास होगा, 200। तो इस वजह से एक नई योजना शुरू की, वह थी गांवों के विकास के लिए विधायकों ने जो गांवों को गोद लिया, और उसका नाम था मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना। क्या नाम था, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना। हेडिंग डालो, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना।
मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत है वह आर्थिक समीक्षा में दे नहीं रखी है, इस वजह से मैंने लिखवाऊंगा, ठीक है। लिखो, राज्य के विधायकों द्वारा, राज्य के विधायकों द्वारा प्रतिवर्ष एक गांव को गोद लेकर, प्रतिवर्ष एक गांव को गोद लेकर उसका विकास करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, दोनों योजना एक जैसी है, एक तो है सांसद आदर्श ग्राम योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना। जितनी योजना है ना वो लगभग नाम से स्पष्ट हो जाती है अगर ध्यान से देखते हैं ना अपन। यहां पर देखो मुख्यमंत्री आ रहा है, मतलब विधायकों के लिए, वहां पर लास्ट में ये इसमें क्या आ रहा था, सांसद, मतलब ये किसके लिए, सांसदों के लिए, ठीक है। अब ये तो पूरी मनरेगा है, मैंने आपको एक एक पॉइंट पूरा समझा रखा है इसमें, ठीक है। ये बात थी मैंने जो अभी तक आपको बताई, लिख दी है। अगली योजना शुरू करो, अगली योजना लिखो। शुरुआत में बोला कि आर्थिक समीक्षा के अंदर नहीं दे रखी है, तो मैं अपने मन से कुछ नहीं लिखवाऊंगा, जो आर्थिक समीक्षा में दे रखा है मैं सिर्फ उतनी बातें लिखवाऊंगा, ठीक है। अगली योजना लिखो, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। अब एक बात बताओ, नाम से कुछ पता चल रहा है? महात्मा गांधी को छोड़ो, जन भागीदारी का मतलब जनता की भागीदारी, जन भागीदारी किसमें, जनता की भागीदारी किसमें, विकास में। क्या एक बात बताओ, गांवों में सारा का सारा विकास कार्य सरकार अपने पैसों से कर सकती है क्या? सरकार ने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गांवों का विकास हो तो कुछ पैसा हम देते हैं, कुछ पैसा जनता दो, तो उससे क्या होगा कि गांवों का विकास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गांव में कब्रिस्तान है या कोई शमशान घाट है, तो सरकार ने बोला अगर शमशान या कब्रिस्तान है उसकी 4 दीवारी बनानी है आपको, तो 4 दीवारी बनाने के लिए 90% पैसा जनता देगी, सॉरी 90% पैसा मैं दूंगी, 10% पैसा कौन दो, जनता। बात समझ में आई? ये तो शमशान या कब्रिस्तान की बात थी, तब सरकार ने बोला 90% हम देते हैं। या फिर अगर कोई अन्य भवन बनाना है, जैसे आप लोग अगर अपने गांव के अंदर रहते हो तो वहाँ पंचायत भवन होते हैं ना, पंचायत भवन। शहरों के अंदर तो क्या होता है, भवन बड़े बड़े नोरे होते हैं, नोरे, तो नोरों के अंदर कार्यक्रम होता है। यहाँ पर तो गाँवों के अंदर पंचायत भवन है या कोई पंचायत कार्यालय है या कोई ऑफिस बनानी है या कोई भवन बनाने हैं, तो उसके लिए सरकार ने बोला कि 70% पैसा मैं दूंगी, 30% पैसा आप दो। समझ में आई दो बातें? शमशान या कब्रिस्तान का निर्माण करना है तो सरकार कितना देगी, 90%, जनता कितनी देगी, 10। इसके अलावा जितनी भी चीज़ों का निर्माण करना है, खेल मैदान बनाना है, स्टेडियम बनाना है, रोड बनानी है, अन्य कोई भवन बनाना है, तो सरकार कितना देगी, 70, जनता कितना देगी, 30। ये जो दो बातें बताई है ये नॉन टीएसपी के लिए, किसके लिए, नॉन टीएसपी। टीएसपी का मतलब जानते हो, टीएसपी अनुसूची पढ़ी होगी आपने, अनुसूची के अंदर चौथी और पांचवी जो अनुसूचियां हैं
वह बात करती है अनुसूचित क्षेत्रों में, और 5वीं 6ठी बात करती है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बात करते हैं ना। जैसे आप लोग जब एग्जाम देते हो ना, तो एग्जाम देते टाइम भी आपका जो रिजल्ट है वह दो रूप में निकलता है, एक तो निकलता है नॉन टीएसपी और एक निकलता है टीएसपी। टीएसपी की जो कट ऑफ है वह बहुत कम जाती है, नॉन टीएसपी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है ना। टीएसपी के अंदर राजस्थान का जो 12 क्षेत्र है जहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है वो आता है टीएसपी के अंदर, ठीक है। तो ये जो दो बातें बताई ना, शमशान या कब्रिस्तान के लिए 90% और अन्य संपत्तियों के लिए 70%। और अगर वह टीएसपी एरिया होगा तो टीएसपी के लिए 80% है, और जनता कितना देगी? 20%। बात समझ में आई? मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ, एक बार वापस समझा दूंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। पहला पॉइंट लिखना है इसमें, फरवरी 2020 में योजना का नाम बदलकर योजना का नाम बदलकर गुरु गोवलवकर जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया। नाम चेंज हुआ है, पहले नाम क्या था? महात्मा गांधी, अब नाम क्या है? गुरु गोवलवकर। आप में से कौन जानता है गुरु गोवलवकर? कौन थे गुरु गोवलवकर? हाँ वही है, माधवराव सदाशिवराव गोवलवकर। ये थे कौन? आरएसएस के संस्थापक थे। किसके संस्थापक? आरएसएस। अगर आप में से कोई आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ रखा है, कौन पढ़ रखा है? आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ रहे हो? कौन सी? ये लंगेरा वाली? अच्छा, तो वहाँ पर बड़े बड़े फोटो लगे हुए होते हैं, एक लगा होता है केशवराव बलिराम हेडगेवार, है ना, तो वो है आरएसएस के संस्थापक। आप जो आजकल देखते हो ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके संस्थापक ये लोग थे। तो उसके नाम पर ये योजना का नाम रख दिया, क्या रख दिया? गुरु गोवलवकर जन भागीदारी विकास योजना। ठीक है, हो जाएगा उनके लिए भी। कौन है यूपीएससी का? यूपीएससी का कौन है? काफी हाथ खड़े करो ना, कौन है? अभी मैं प्री के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आरएस प्री, ठीक है। आपको पहले ये एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद यूपीएससी का सोचना है ना। बीज है ना अंकुरित होता है ना, तो पहले उसको है ना बीज से निकलना बहुत जरूरी है, उसके बाद वो पौधा बनता है, उसके बाद पेड़ बनता है। अगर कोई बीज सोचे मैं सीधा पेड़ बनूँ ना, तो वो पेड़ बन नहीं पाएगा कभी भी, ना तो वो पौधा रहेगा ना पेड़ बनेगा। हमेशा स्टेप वाइज स्टेप आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो करवा रहा हूँ वो तो दिमाग अपने के घुस नहीं रहा है, अपन को इनसे थोड़ा और हाई लेवल चलना है। अभी मैं और आगे बताऊंगा, ये बताया ना, तो ये तो बाबा जी भले करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आधे से ज़्यादा। ये कहाँ गया? ये अगर यहाँ तक पहुँच गया ना, तो यूपीएससी का सपना अभी तक तो यहाँ पूछ रहे हैं, चिट्ठियाँ आ रही है ना, फिर मैं पूछूंगा ना तब हवा टाइट होगी कि सर यू का मतलब क्या है। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तो मैंने शुरू किया है। आर्थिक समीक्षा सबसे टफ टॉपिक है, आर्थिक समीक्षा। आपको लग गया होगा यहाँ तक 3 क्लासों के अंदर ही, नहीं लगा? यहाँ तक पहुँचूंगा ना तब तक तो ये हवा टाइट होगी, मैं बताऊंगा आपकी। फिर मैं पूछूंगा आप बताओ यूपीएससी वाले, है ना, तो ये तैयार है ना, ये आज ही बता दूंगा मैं। अभी तक तो पौन घंटे की क्लास बाकी पड़ी है, ठीक है। चलो नाम चेंज करके क्या कर दिया? गुरु गोवलवकर जन भागीदारी विकास योजना। चलिए अगली बात, योजना के अंतर्गत
योजना के अंतर्गत गांवों के विकास के लिए, योजना के अंतर्गत गांवों के विकास के लिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत गांवों के विकास के लिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जनता की भागीदारी कैसे होगी? पैसे देकर होगी, है ना। मैंने बताया 90% पैसा सरकार देगी और 10% पैसा जनता देगी, ठीक है। तो वो मैं 3 पॉइंट लिखवाऊंगा, वो 3 पॉइंट लिखते हैं अपन। लिखे अपन। लास्ट टाइम आरएस प्री के अंदर यहां से सवाल बना था, ये वाला सेम सवाल पूछा था, ऑप्शन दिए थे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस योजना की शुरुआत इस तारीख को हुई। दूसरा सवाल था, मैं आपको अभी लिखवा के फिर पूछता हूं ताकि आपको पता चलेगा। लिखे अपन आगे, लिखो। शमशान और कब्रिस्तान के निर्माण के लिए और कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 90%, जनता द्वारा 10%। अन्य सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के लिए, अन्य सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के लिए। बताओ कितना आएगा? 70-30। यहां पर आएगा 70%, यहां पर आएगा 30%। अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, टीएसपी। अस्सी 20%। टीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ? ट्राइबल शेड्यूल प्रोन एरिया, टीएसपी।
बना दिया। अब देखो सवाल मैं बोलूं जो लास्ट टाइम आया था उसकी बात करता हूं। सवाल बोलूं, ध्यान से सुनो। महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला कथन बोला था कि इस योजना की शुरुआत 2020 के तहत की गई और इसका नाम गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना रखा गया। दूसरा कथन, योजना के तहत शमशान और कब्रिस्तान की चार दीवारी के निर्माण के लिए 90% राशि सरकार द्वारा दी जाती है। तीसरा कथन, नॉन टीएसपी क्षेत्रों में अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु 80% राशि सरकार द्वारा दी जाती है। और चौथा कथन, टीएसपी क्षेत्रों में अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु 20% राशि जनता द्वारा दी जाती है। कौन सा हो गया? तीसरा। ठीक है, ये सेम का सेम सवाल था। मैं कल 1-2 दिनों में ये थोड़ा आर्थिक समीक्षा आपका थोड़ा बहुत खिंच जाए ना, उसके बाद मैं आपको सवाल लाके भी बताऊंगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। तो ये सेम का सेम सवाल, अब देखो ये पूरी की पूरी टेबल थी, टेबल में से सवाल आए आपके, है ना? तो इस तरह से सवाल आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अब क्या करो फटाफट, ये जो मैंने बोर्ड पे ये डायग्राम बना रखा ना, सुनो। कौन सा? ये मत करना अभी, ये वाला सब इतना, बायोफ्यूल प्राधिकरण, फटाफट अपनी कॉपी के अंदर बनाओ। बायोफ्यूल प्राधिकरण, ये डायग्राम है मिशन पॉलिसी अथॉरिटी रूल्स डे और ये चारागाह विकास बोर्ड, ये अपनी कॉपी के अंदर बनाओ। 5 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, 5 मिनट में आ रहा हूं, कोई बातें नहीं करेगा, मैं 5 मिनट में आते ही आगे कर लूंगा। ठीक है, हाँ हेडिंग यही है।
चलो अब एक सवाल और पूछ रहा हूँ, सोच के रखना इसका आंसर क्या होगा। बायोफ्यूल क्या होता है? अपने आप से सोचो कि क्या हो सकता है। नहीं, ईंधन ईंधन नहीं पूछ रहा हूँ मैं। बायोफ्यूल ऐसा नहीं, जैव ईंधन क्या हो सकता है? फ्यूल मतलब ईंधन है, कहाँ से निकलता है, क्या हो सकता है, क्या मनुष्य पैदा करता है या प्रकृति से मिलता है? ये सब चीज़ें एक बार आप सोच के रखो, 2 मिनट अपने मन से सोचना। क्योंकि देखो काफ़ी बार क्या होता है कि पेपर में एक ऐसा सवाल आ जाए आपके जिसके बारे में आपको कुछ ज्ञान नहीं है, तो सवाल छोड़ के आओगे? कुछ ना कुछ तो लिखेंगे हम, कुछ ना कुछ। मैंने पूछा जैव फ्यूल क्या होता है, आप लिखना शुरू करोगे महाराणा प्रताप ने इस फ्यूल को पैदा किया था। नहीं हो सकता ना। कौन है? कहाँ रखी हुई है? ये रखी हुई है बड़ी, मैंने पी ली। नहीं रखी थी, मैंने पानी पी ली। चलो ठीक है। तो आपको है ना काफी बार अपने मन से सोच विचार करके आंसर देने पड़ेगी। आप कितने पॉइंट लिख सकते हो जैव फ्यूल के बारे में, आप बताओ। एक बार दिमाग में सोच के रखो, बातें नहीं करनी, एक बार सोचो, और मैं जब पूछूं ना तब आप सोचना, आप बताना कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं इसके बारे में। सोचा? चलो अब एक एक करके बताओ, हाथ खड़ा करना कि सर हमारे पास ये आंसर है। हाँ बताए। मैडम वो बायोमास होता है। वो क्या होता है? बायोमास। हाँ ठीक है। हाँ आप बताएं। तो यूं क्या, आगे बताओ। वही बायोफ्यूल है। तो वो पेट्रोल पेट्रोल बायोफ्यूल है। हाँ सजीवों से प्राप्त ईंधन मतलब? सजीव मतलब क्या? सजीव मतलब क्या? अपन से प्राप्त ईंधन। देखो कुछ इसने सही बताया है, कुछ सही बताया है, लेकिन इसने एक शब्द इस्तेमाल किया ना सजीव, वह शब्द सही इस्तेमाल किया है। और बताओ किसी को कोई पता हो तो। नहीं? अब सुनो, मैडम ने जो पहले बताया था ना वह था बायोमास। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, जैसे आपके घर पे आजकल टैक्सी आती है ना, उसमें 2 तरह के डिब्बे बने होते हैं कि सूखा कचरा इसमें डाल लो, गीला कचरा। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कचरा लेकर जाकर कोई बेचते हैं क्या? नहीं, ये इस कचरे को जलाते हैं। जब जलाएंगे ना, देखो आपने बचपन में एक नियम पढ़ा होगा ऊर्जा का, ऊर्जा को न तो उत्पादित किया जा सकता है और न ही, पढ़ा है ना, ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण नहीं, रूपांतरण किया जा सकता है। स्थानांतरण रूपांतरण बहुत फर्क होता है। जैसे आप मुझे बताओ, ये पंखा चल रहा है, ये कौन सी ऊर्जा ले रहा है? विद्युत। किसमें चेंज कर रहा है? गतिज। पवन नहीं, गतिज, गतिज ऊर्जा में चेंज कर रहा है। ठीक है, आप लोग सौर ऊर्जा का एग्जांपल लेते हो, है ना, सौर ऊपर पैनल लगे हुए हैं, कौन सी ऊर्जा है? ऊष्मीय, क्योंकि पैनल गर्म होगा। इस ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा? विद्युत करेगा ना। ठीक है, आप टीवी देखते हो, टीवी ऊर्जा कौन से लेगा? विद्युत। किसमें चेंज करेगा? प्रकाश और ध्वनि, आवाज भी फेंकेगा ना, ध्वनि, है ना।
तो ऊर्जा का, आप खड़े हो ना, हाँ आप खड़े हो, चश्मे वाले खड़े हो, हाँ वहां पे कॉर्नर में जाकर बैठो, फटाफट जाओ उस तरफ कॉर्नर में, पीछे ठेठ। अब की बार मुझे दिखे ना तो मैं नीचे बैठा दूंगा। चलिए बात समझ में आ गई? आप यहाँ पे किसको, फटाफट, ठीक है, बात समझ में आई? तो ऊर्जा का हमेशा, अरे यहां पे बोला गया मैंने, ऊर्जा का हमेशा क्या होगा, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होगा, ठीक है। चलो अगली बात अगर मैं आपको समझाऊं तो मैडम जो बता रही थी ना कि कचरा है, कचरे को जलाया तो जलाने से कौन सी ऊर्जा बनेगी, ऊष्मीय ऊर्जा। अपन ऊष्मीय ऊर्जा को किस में चेंज करेंगे, विद्युत ऊर्जा में, तो वो कहलाती है बायोमास। क्या कहलाती है, बायोमास। मैंने क्या पूछा, बायोफ्यूल। ध्यान रखना कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जो तेल होता है, जैसे आप अपने घर पर सरसों का तेल खाते हो, मूंगफली का तेल खाते हो, ये तेल कहाँ से मिला, कृषि से। नहीं मिला क्या, सरसों किससे होती है, कृषि से, मूंगफली किससे होती है, कृषि से। उसी तरह से कुछ पौधे ऐसे होते हैं, अगर उन पौधों का तेल निकाला जाए तो वह तेल अपने आप में ईंधनीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के, ईंधनीय प्रकृति के। जैसे अगर मैं उनको गाड़ी में डालकर चलाऊंगा तो बकायदा गाड़ी चलेगी। ऐसे दो पौधे हैं, एक पौधा है जेट्रोफा और दूसरा पौधा है रतनजोत। कौन सा, जेट्रोफा और रतनजोत, ठीक है। इन पौधों का तेल निकालकर जो फ्यूल बनता है उस फ्यूल को अपन क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल। बात समझ में आई? ना तो कोई सजीव जमीन के अंदर दबते हैं, ना कोई पेड़ पौधे दबते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इन दो पेड़ पौधों से जो प्राप्त तेल है वह तेल कौन सा कहलाता है, बायोफ्यूल। अब देखिए इसकी आवश्यक, एक बाद में पूछना, मैं जो एक बार बता दूं ना उसके बाद लास्ट में पूछना। अब अगली बात आती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या अपने पास पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया? नहीं, पेट्रोल डीजल है, लेकिन अपन भारत है वह अगर 100 लीटर पेट्रोल का उपभोग करता है तो उसमें से 84% जो तेल है, पेट्रोल है, भारी तेल है, वह अपन सऊदी अरब, इन सब गल्फ कंट्री से मंगाते हैं। जब वहां पर कोई समस्या आई तो वहां पर तेल के भाव बहुत हाई चले जाते हैं। जब वहां पर तेल के भाव हाई है, अपन तेल को क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो यहां पर भी तेल के भाव क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो तेल के भाव दिनों दिन बढ़ रहे हैं। आप लोग देखो, पहले 60 रुपए लीटर, 70 रुपए लीटर था, आज के तारीख में 103, 110 रुपए लीटर है ना। तेल के भाव दिनों दिन बढ़ रहे हैं, तो सरकार को लगा कि अपन को कोई ना कोई इसका उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या करें, अपन थोड़ा सा पेट्रोल, और उस पेट्रोल के अंदर सरकार ने कभी नियम बना रखा है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हो तो उस 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 20% क्या होना चाहिए, बायोफ्यूल। अब आपने 1 लीटर पेट्रोल में 20% क्या डाल दिया, बायोफ्यूल, तो कम से कम पेट्रोल का कंजप्शन कम हुआ कि बढ़ा, कम हुआ। इस वजह से बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये सब काम किए। क्या क्या काम किए? सबसे पहले तो मिशन लॉन्च किया। मिशन लॉन्च किया 2005 में। फिर पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है नीति, नीति लॉन्च की 2006 में। फिर एक प्राधिकरण बनाया, प्राधिकरण का मतलब होता है समिति, उसका निर्माण किया 2007 में। फिर अगली बात आया, एक रूल्स बनाए। रूल्स मैंने आपको बताया ना कि 1 लीटर पेट्रोल में 20 लीटर क्या, 20% क्या होना चाहिए, बायोफ्यूल। ये नियम कब आए, 2019 में। और बायोफ्यूल दिवस कब बनाया जाता है, 10 अगस्त। ये बहुत बार पेपर में आई है। मिशन आया 2005 में, पॉलिसी आई 2006 में, प्राधिकरण बनाया 2007 में, नियम आए 2019 में, और बायोफ्यूल दिवस आता है 10 अगस्त को। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब मैं आपको बताऊं कि अपन जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस पर आत्मनिर्भरता कम करने के लिए अपन ने एक और तरीका अपनाया, और वह तरीका अपनाया ईवी का। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाया ना। अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव। आज आप देखो बाजार के अंदर कोई गाड़ियां चलती है, उसमें से कहीं ना कहीं आपको 2 से 3% है ना, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिख जाएंगे। पता कैसे चलता है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है कि नहीं है? वो आवाज नहीं करती, अरे फोड़ो, आवाज नहीं, उनकी नंबर प्लेट देखना आप, हरे रंग की होगी। कौन से रंग की होगी? हरे रंग की। देखो 3 तरह की नंबर प्लेट आती है। एक सफेद रंग की होती है, इसका मतलब वो प्राइवेट गाड़ी है। एक पीले रंग की होती है, इसका मतलब वो टैक्सी है। और एक हरे रंग की होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की वजह से, आज प्रचलन बढ़ने की वजह से पेट्रोल पर थोड़ी क्या हुई है, आत्मनिर्भरता कम हुई है। लेकिन अब पेट्रोल पर कम हुई तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अपन को चाहिए बैटरी, और बैटरी में काम आता है लिथियम।
और जब अपन को इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना है तो मतलब किसको बढ़ावा देना, बैटरी को। बैटरी को बढ़ावा देना मतलब अपन के पास क्या होना चाहिए, लिथियम। वापस वही समस्या, अपन के यहाँ पर पेट्रोल के भंडार नहीं थे तो इस तरफ अपन के पास किसके भंडार नहीं है, लिथियम के। अपन पेट्रोल आयात करते थे गल्फ कंट्री से, लेकिन अब वर्तमान में अपन लिथियम आयात करते हैं चीन से। किससे, चीन से। अब आयात करने, घर में पिज्जा मंगाओगे तो घर में पिज्जा स्विगी से ऑर्डर करोगे तो महंगा पड़ेगा कि घर में बनाओगे तो महंगा पड़ेगा? घर में बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा नहीं, ऑर्डर करोगे तो महंगा पड़ेगा ना। बाहर से मंगाओगे तो कोई चीज महंगी पड़ती है ना, पड़ती है कि नहीं पड़ती है? आप लिथियम बाहर से मंगाओगे तो महंगा पड़ेगा। इसी वजह से लिथियम बहुत महंगा पड़ता है और इस वजह से अपन की बैटरियों के भाव बहुत महंगे हैं। आप बाजार में कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने जाओगे ना तो वह मिलेगी 1,50,000 में, और पेट्रोल की गाड़ी लेने जाओगे वो मिलेगी आपको लगभग 1,00,000 रुपए में। तो सरकार को वापस समझ में आया कि यार लिथियम अब नहीं है, तो सरकार ने खोज करना शुरू किया और सोचा कि कहाँ कहाँ पर हमको लिथियम मिल सकता है। सरकार ढूंढने लगी तो पूरे भारत में 2 क्षेत्र ऐसे थे जहां पर उनको लिथियम के भंडार मिले। एक क्षेत्र मिला उनको जम्मू कश्मीर में और दूसरा क्षेत्र मिला इनको राजस्थान के नागौर के डेगाना में। कहाँ मिला, राजस्थान के नागौर के डेगाना में। ये डेगाना वही क्षेत्र है जहां पर टंगस्टन निकलता है। टंगस्टन नाम सुना है, टंगस्टन जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट के अंदर होता है, जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक उच्च होने की वजह से ये अगर बल्ब लगातार लगा हुआ भी रहे ना तो वो फिलामेंट गलता नहीं है, इसका गलनांक उच्च होता है। इस वजह से टंगस्टन का प्रयोग अपन बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। वहां पर डेगाना में टंगस्टन भी मिलता है और क्या मिलता है, लिथियम। बात समझ में आई? तो बायोफ्यूल क्या हो गया, ये बात क्लियर है क्यों काम आया। अगर आपको सवाल आ जाए कि बायोफ्यूल के महत्व पर प्रकाश डालिए, अब बातें लिख सकते हो ना, क्योंकि पेट्रोल पर आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए अपन किस पर गए, बायोफ्यूल। और सरकार के द्वारा किए गए प्रयास कौन कौन से हैं? 2005 में मिशन बनाया, अध्यक्ष कौन बने, मुख्यमंत्री। ये बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष बनाए, है ना। दूसरी बात मैंने आपको राजीविका बताई थी ना, राजीविका, उसका भी अध्यक्ष कौन था, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री एरा गैरा नतू गिरा नहीं होता, बहुत बड़ा आदमी है वो। अगर किसी का अध्यक्ष बनाए मतलब वो समिति, वो काउंसिल, वो परिषद अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आ रही बात? मिशन बना 2005 में, 2006 में पॉलिसी आई, 7 में प्राधिकरण बना, 2019 में नियम आए और बायोफ्यूल दिवस बनाते हैं 10 अगस्त को। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बताओ कोई सवाल? जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवों के अस्म से बना ईंधन। जीवाश्म, कोयला क्या है, जैव ईंधन के जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म। पेट्रोल क्या है, जीवाश्म ईंधन। ये ऐसे ईंधन होते हैं जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कई साल पहले पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए, उच्च ताप और दाब के कारण वो कोयले में बदल गए, धीरे 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 अगर और समय तक पड़े रहे तो वो फिर पेट्रोल में बदल गए। तो ये लिमिटेड है। अगर आप लोग कोयला खत्म कर लोगे तो ऐसा होगा कि कोयला वापस पैदा हो जाएगा अगले दिन, नहीं होगा। इनको अपन बोलते हैं गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। क्या बोलते हैं? गैर नवीनीकरणीय। इनको वापस आप लोग पैदा नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आता है नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन, उसमें आता है सौर ऊर्जा। आप अगर सोलर पैनल लगाकर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हो तो कल नहीं सूरज नाराज हो जाएंगे, नहीं आप मेरा दुरुपयोग कर रहे हो, मैं नहीं निकलूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। आप पवन ऊर्जा, पवन चक्कियां देखी, जैसलमेर जाओगे पवन बहुत बड़ी बड़ी चक्कियां लगी हुई है, देखी। अब आप पवन चक्की हवा चलेगी तो पवन, ये पंखा घूमेगा, घूमेगा तो कौन सी ऊर्जा, पवन नहीं, गतिज ऊर्जा। कौन सी? गतिज। आप इस गतिज को किसमें चेंज करोगे? विद्युत ऊर्जा में। तो कल ऐसा होगा पवन जी नाराज हो गए, या तुम लोग चक्कियां चला चला कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हो, मैं नहीं चलूंगी, हो सकता है? नहीं। इनको अपन बोलते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। कौन बोलते हैं? 2 तरह की ऊर्जा। जीवाश्म क्या होते हैं? अनवीनीकरणीय, गैर नवीनीकरण। और सवाल? थोड़ा जोर से। समुद्री जल से, समुद्री जल से बायोफ्यूल का उत्पादन, वापस बताओ किससे? हाँ, हरित शैवाल से हो सकता है, समुद्री जल से नहीं, हरित शैवाल से हाँ हो सकता है। लेकिन मुख्यतः 2 पौधे आते हैं, एक तो रतनजोत और जेट्रोफा। इन 2 को ध्यान रखना, ठीक है। इन 2 पौधों के तेल में ऐसी प्रकृति होती है कि अपन इनका उपयोग अपन किस में कर सकते हैं? ईंधन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो लिखो, नीचे एक लाइन लिखना है।
ये डायग्राम बना दिया ना, अब एक लाइन लिखनी है, रतनजोत और जेट्रोफा रतनजोत और जेट्रोफा रतनजोत और जेट्रोफा पौधों से रतनजोत और जेट्रोफा पौधों से बायोफ्यूल का उत्पादन किया जाता है। रतनजोत और जेट्रोफा पौधों से बायोफ्यूल का उत्पादन किया जाता है। रतनजोत और जेट्रोफा पौधों से बायोफ्यूल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं? ये बायोफ्यूल प्राधिकरण पूरा समझ में आ गया? सवाल आएगा बायोफ्यूल के महत्व पर प्रकाश डालिए। आपको लिखना है बायोफ्यूल क्यों जरूरी है। ठीक है, कैसे लिखोगे? वर्तमान में पेट्रोल की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार द्वारा बायोफ्यूल उत्पादन का निर्णय लिया गया। रतनजोत और जेट्रोफा ऐसे पौधे होते हैं जिनके द्वारा उत्पादित तेल ईंधनीय प्रकृति का होता है। अतः अपन बायोफ्यूल पर जोर देते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 2005 में बायोफ्यूल मिशन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2006 में बायोफ्यूल नीति और 2007 में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया। सरकार के द्वारा 2019 में बायोफ्यूल के उपयोग के लिए बायोफ्यूल रूल्स जारी किए गए और साथ ही साथ में यह निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त को विश्व बायोफ्यूल दिवस बनाया जाएगा। ये आपका टॉपिक पूरा, इतनी सी बात। ये पौधे देखो, कुछ ये क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान में, मध्य अरावली के आसपास, यहाँ पर पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डीप हो जाएगा पौधे। वैसे मैं लिखवा दूँ जिले, लेकिन एक जिला नहीं है, ये जिले कम से कम 14-15 जिले हैं जहाँ पर ये पौधा पाया जाता है। ठीक है, तो ये फिर लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अगर आपको पूछेगा तो 20 शब्दों में पूछेगा, जितनी मैंने लाइन बोली है उस लाइन को आप लोग समझ गए। इस तरह से आपको शब्दों के रूप में पिरोना है। नॉलेज होगा तो शब्दों में पिरो पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि मिशन क्या है, प्राधिकरण क्या है, तो शब्दों में लिखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। उगा क्यों नहीं सकते? बीज है तो उगा सकते हो, लेकिन अब उसके लिए अलग अलग से देखो, हर कोई पौधा हर कोई वातावरण में नहीं उगता है, उसके लिए अलग एटमॉस्फेयर कंडीशन चाहिए होती है। अब अगर वो बाढ़ में होता तो बाढ़ में आपसे पहले कई लोग उगा चुके होते। ये मुख्यतः उन पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में होता है, दक्षिण पश्चिमी नहीं, गैर कानूनी नहीं। ठीक है, चलो अगली योजना लिखो, पीएम जनमन योजना। पीएम, देखो कितनी नई चीजें पता चल रही है अभी तक, है ना। अभी तक आपका चैप्टर नंबर 4 शुरू होगा ना, तब आपको खनिज और भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी जो आपको बाकी कहीं पता नहीं चलती। वो आर्थिक समीक्षा में पता चलती है राजस्थान के अंदर और क्या क्या चीजें हो रही है। समय कितना हुआ है? चलो, पीएम जनमन योजना सुनो। इस योजना की फुल फॉर्म लिखो, प्रधानमंत्री जनजातीय, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। सुनना, मैंने अभी अभी जस्ट जिक्र किया था टीएसपी का, किया था ना, टीएसपी और नॉन टीएसपी। यह योजना टीएसपी क्षेत्रों में संचालित है, मतलब ऐसे जनजाति जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। उनके लिए क्या होगा, देखो मैंने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना बताई थी, है ना, बताई थी ना। आप थे क्लास में? आप थे क्लास में? आप थे?
हाँ बताओ क्या पैसा मिलता है? पर मैं बाडा थोड़ी हूँ, बाडा हूँ क्या? मैंने देखा उनको, आप बताओ। 1,25,000 रुपये? हाँ कितने? एक, हाँ और कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, बताओ। हाँ वो हो गया, 12,000 हो गया, और क्या मिलेगा? 1,20,000 आवास के लिए, 12,000 शौचालय के लिए, 90 दिन की मजदूरी, ये कौन बोलेगा? 90 दिन की मजदूरी, ये भी तो पैसा ही है, नहीं है क्या? 90 इंटू तुम 250-300 करो, कितना होगा? पैसा तो आएगा ही। हाँ तो ये भी तो मिलेगा। चलो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो जनजाति क्षेत्र है ये राजस्थान के सिर्फ एक जिले में संचालित है, बताओ कौन सा? सिरोही। 12, मैंने अभी बोला, शहर या जनजाति 12 वहां पर संचालित है, एकमात्र जिला। इनको आवास बनाने के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपए। कितने? शौचालय के लिए मिलेंगे 12,000 रुपए। कितने मिलेंगे? 12,000। और 90 दिन की मानव मजदूरी दे। फर्क क्या पड़ा? वहां पर था 1 लाख, यहां पर क्या है? 2 लाख। कितने का फर्क पड़ा? 75 का। कौन बोला? अरे मैडम चाय उगी कौन मंगाऊ? 80,000 का फर्क पड़ा। कितने का? 80,000। मंगाऊंगे अच्छा मैडम चाय? 80,000 का फर्क पड़ा। कितने का? 80 का। ठीक है, लिखो इस योजना के अंदर, यह केंद्र सरकार की योजना है। यह केंद्र सरकार की योजना है। यह विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए संचालित है। सामाजिक और आर्थिक कल्याण हेतु संचालित है। यह राजस्थान के 12 जिले में संचालित है। ये पीएम लिखा है ना, मतलब किसकी योजना है? हाँ यूपीएससी के लिए, यूपीएससी वालों, है ना? क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है पीएम, प्रधानमंत्री आवास योजना। जहां कहीं पीएम आ गया मतलब राष्ट्रीय योजना, यूपीएससी वालों के ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है? हाँ आंकड़े नहीं पूछे जाते, योजना के बारे में पूछ लेंगे, मैं योजना लिखवा रहा हूं। यह राजस्थान के 12 जिले कौन सी जनजाति के लिए? सहरिया जनजाति। यह राजस्थान के 12 जिले में संचालित है। आवास निर्माण हेतु ₹2 लाख। शौचालय निर्माण हेतु कितना? ₹12,000 तथा ,90 दिवस की मानव
मजदूरी दे है। ठीक है, ये योजना हो गई आपके पीएम जन धन योजना। क्लियर? कोई समस्या हो तो बताओ यहाँ तक। कल मैं ये पूरा कर दूंगा चैप्टर। ठीक है, एक बार पढ़ना घर पे जाके, कोई समस्या वगैरह हो तो पूछ लेना। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आई तो बताओ। सबको आ गई? चलो, अगली क्लास किसकी है पता नहीं, मैथ्स की है। चलिए।